और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय जी मौजूद है और बात आपातकाल की हो रही थी। राम बहादुर जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो ये कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था और जो एक आम लोगों के हक छीन लिए गए थे, उनके जो संवैधानिक जो नियम उनको अधिकार मिले हुए हैं उसको सीमित किया गया था, वो आज की युवा पीढ़ी को जानना जरूरी क्यों है, उस बात का आप जिक्र कर रहे थे जी। आज नई पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि इमरजेंसी की ज़रूरत थी नहीं, परंतु इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश पर तानाशाही थोपी और संविधान का गला घोटा, संविधान को रौंदा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया, उससे पहले हाई कोर्ट फैसला सुना चुका था। इंदिरा गांधी में अगर लोकतांत्रिक रीति रिवाज में यकीन होता तो वो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाती और कहती कि आप नया नेता चुन लीजिए, हमारी सदस्यता समाप्त हो गई है। और इलाहाबाद ने उनको 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक भी दिया था। इसके बजाय कि वो कांग्रेस में जो नेता बन सकते थे उनको चुनने के बजाय उन्होंने इमरजेंसी लगाने का इरादा बनाया। और सिद्धार्थ शंकर रे ने गवाही दी है जी शाह कमीशन के सामने कि 25 जून की सुबह जब हम लोग फखरुद्दीन अली अहमद साहब के घर के से मिलने जा रहे थे, तत्कालीन राष्ट्रपति, तो इंदिरा गांधी ने मुझसे पूछा कि बिना मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए इमरजेंसी कैसे लगाई जा सकती है। तो उन्होंने समय मांगा और जो सलाह दी उसके हिसाब से रात को 12:30 बजे जबरन राष्ट्रपति से हस्ताक्षर कराया गया। और संविधान में व्यवस्था है कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के बगैर इमरजेंसी की घोषणा नहीं की जा सकती। तो सुबह 4 बजे लोगों को जगा करके 6 बजे वो मीटिंग हुई है और तब 8 बजे के आसपास में इंदिरा गांधी ने रेडियो पर इमरजेंसी की घोषणा की 26 जून को जी। इमरजेंसी के घोषित होने से पहले ही रात को सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। जेपी सो रहे थे, उनको जगा करके गिरफ्तार किया गया। मदरलैंड के एडिटर KR मलकानी का सारा घर घेर करके उनको गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में जितने बड़े नेता थे, चंद्रशेखर, पीलू मोदी, बीजू पटनायक, राजनारायण, ये मोरारजी भाई देसाई, ये सारे लोग अरेस्ट कर लिए गए जी। और सबको सिविल लाइन थाने में इकट्ठा किया गया और फिर रोहतक जेल भेजा गया। ये जो 25 जून की रात को इमरजेंसी घोषित होने से पहले ही गिरफ्तारियां हुई हैं, वो तो मानवाधिकार का हनन है, क्योंकि ना उनके खिलाफ कोई वारंट नहीं जी, उनके को कोई नहीं बताया गया कि आपका दोष क्या है जी। और KR मलकानी ने जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने आई तो उन्होंने पूछा कि वारंट दिखाइए। उन्होंने कहा कि वारंट की ज़रूरत नहीं, आपको चलना है थाने। यानी प्रोफेसर PN धर ने मैंने कहा कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी और डेमोक्रेसी जो किताब लिखी है जी। 25 साल बाद लिखी उन्होंने जी। वो प्रोफेसर PN धर इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उसमें वो वर्णन करते हैं कि संजय गांधी के इशारे पर काम हो रहा था जी। प्रधानमंत्री कार्यालय, यानी सबसे बड़ी क्षति जो हुई वो प्रधानमंत्री कार्यालय जहाँ से देश को चलना चाहिए जी। प्रधानमंत्री कार्यालय गौड़ हो गया, शून्य हो गया और प्रधानमंत्री निवास में बैठकर संजय गांधी और संजय गांधी की चंडाल चौकड़ी फैसले कर रही थी कि किसको गिरफ्तार करना है, किसको यातना देनी है, किसको जेल भेजना है, किसकी हत्या करनी है, ये सारे फैसले। सर, एक चीज़ आपसे एक और समझना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस वक्त जो तमाम जो विरोधी पक्ष के नेता थे उनके साथ क्या हुआ, आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के हिस्से भी किस प्रकार से मुश्किलें आई थी, जरा उसको भी संक्षेप में बताइए, क्योंकि वो मौलिक अधिकार की बात हम करते ही हैं जी। शुरू के 5-6 महीने जी
तो सदमे में लोग थे, इसलिए दफ्तर में लोग जाने लगे थे, रेलगाड़ी ठीक से चलने लगी थी, कुछ महंगाई घट गई थी। लेकिन 6 महीना बीतते बीतते और उसके बाद लोगों को जब ये लगने लगा कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो बड़ी संख्या में जिनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, जो सामान्य नागरिक थे, उनको जेलों में डाला जा रहा था। और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सांसद पुलिस एजेंट की भूमिका निभा रहे थे। जैसे मैं अपना ही बताऊं जी, तो बनारस में मुझे सुधाकर पांडे के लोगों ने गिरफ्तार करवाया जब मैं सड़क पार कर रहा था, और वहाँ बगल में बनारस के सांसद सुधाकर पांडे बैठे हुए थे। उन लोगों ने देखा कि मैं जा रहा हूँ, तो दौड़ करके पुलिस कोतवाली गए और उन्होंने हमको गिरफ्तार करवाया। पूरे देश में अगर इस बात की छानबीन करें तो कांग्रेस पार्टी उस समय पुलिस के एजेंट की भूमिका में थी। और इस तरह से लोगों पर जो गिरफ्तार किए जाते थे, मान लीजिए उनके पास कोई पर्चा मिला नहीं मिला, परंतु उनके साथ जो अत्याचार होता था वो उसकी कोई इंतहा नहीं थी। जी। आज भी बहुत लोग हैं जिनके नाखून निकाल लिए गए, जिनकी रोशनी चली गई, कई लोग हैं जो जेलों में तड़प तड़प करके मरे। जी। तो बड़ी संख्या में, वो उसकी संख्या हजारों में है। जी। और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का जो कारण बताया वो सरासर झूठ था। उस झूठ का पर्दाफाश किया जयप्रकाश नारायण ने स्वयं। उन्होंने अगस्त के अंत में, यानी 75, अपनी गिरफ्तारी के करीब 2 महीने बाद जी, उन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और कहा कि बिहार में बाढ़ आई हुई है, मैं राहत काम में लगना चाहता हूं, मुझे रिहा किया जाए। अब 1934 में जब बिहार में भूकंप आया था जी, तो अंग्रेज सरकार ने राजेंद्र बाबू को जेल से रिहा कर दिया था कि वो राहत कार्य में जाएं। उसका उसी नज़ीर पर जेपी ने मांग की कि हमको आप लोगों के बीच में जाने दीजिए, हम राहत कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उनको इसकी इजाज़त नहीं मिली। जी। उसके बाद पीएन धर और जेपी के संबंध थे, तो उन्होंने, जेपी ने पीएन धर को एक संदेश भिजवाया कि ये समय है जब हमको फिर से बातचीत शुरू करनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने उस बातचीत का जो जेपी का प्रस्ताव था उसको स्वीकार नहीं किया। जी। आरएसएस के बाला साहेब देवरस ने कुछ दिनों बाद, जैसे जेपी ने पत्र लिखा उसी तरह से बाला साहेब देवरस ने एक पत्र लिखा, 2 या 3 पत्र लिखे। यानी बड़े नेता जो विपक्ष के थे वो संवाद शुरू करना चाहते थे जी, लेकिन इंदिरा गांधी अपनी तानाशाही में और संजय गांधी के दबाव में, दोनों तरफ से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को बनाए रखा और चलाए रखा, और जुल्म बढ़ते गए। जी। जुल्म बढ़ता गया तो प्रोटेस्ट भी बढ़ता गया, और कॉमनवेल्थ की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें लोगों ने पर्चे बांटे। दुनिया के दूसरे देशों में, अमेरिका में, लंदन में डॉक्टर मकरंद देसाई, जतिंदर कुमार, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जी, इन सब लोगों ने विदेशों में मानवाधिकार का हनन हो रहा है भारत में, जी, लोकतंत्र को छीन लिया गया है लोगों से, मौलिक अधिकार छीन लिए गए हैं और नागरिक आज़ादी छीन ली गई है। जी, ये सब तो हुआ ही। सबसे बड़ी बात है जो मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। सर, आप ये बहुत तो महत्वपूर्ण, संविधान का जो 39वां संशोधन है जी, वो इस बात का प्रमाण है। मैं सर उसी संशोधन पे आ रहा हूं, क्योंकि संसद के माध्यम से असीमित शक्तियां अपने हाथ में ले लेना और जो संविधान प्रदत्त सबसे बड़ा एक प्रावधान न्यायपालिका को किसी भी कानून का रिव्यू का था, उस तक को सस्पेंड कर देना, तो अब ये दिखाता है कि किस प्रकार से एक तानाशाही व्यवस्था थी। तो संविधान, संसद के माध्यम से कितना बड़ा बदलाव और एक मिनी संविधान खड़ा कर देना, ये भी उस वक्त का काला अध्याय है। बहुत पहले जब केशवानंद भारती
की बहस हो रही थी, तो नानी पालकीवाला ने सुप्रीम कोर्ट को ये चेतावनी दी थी जी कि एक ये रिजीम जो चल रही है, और वो इंदिरा गांधी की रिजीम थी उस समय, ये 1973 की बात है, तो उन्होंने कहा था कि ये रिजीम के जो संकेत हैं उसमें ये प्रियम्बुल भी बदल सकते हैं, और इसलिए संसद को आप संविधान को बदलने की, संशोधित करने की असीमित अधिकार मत दीजिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत केशवानंद भारती से शुरू हुआ, लेकिन इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी कैद में रखा। संसद ने सबसे पहला काम किया कि इंदिरा गांधी के चुनाव को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसके लिए संविधान में संशोधन किया। उसके बाद जो संशोधन हुए वे सारे संशोधन संविधान का पुनर्लेखन है, संविधान को रौदना है और संविधान निर्माताओं के साथ, संविधान सभा के साथ धोखाधड़ी है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक आप जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपातकाल के उस वक्त के दौर की बात करें तो समय हमेशा कम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। राम बहादुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन कभी फिर मौका मिलेगा तो इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आप समय निकाल के आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।